सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय तीसरा, हमें संसद क्यों चाहिए। यह कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट है और सिविक्स का यह भाग है और यह अध्याय का पहला भाग है। इस पहले हिस्से में हम देखेंगे संसदीय व्यवस्था क्या होती है, संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या होती है, संसदीय व्यवस्था के गुण क्या होते हैं, संसदीय व्यवस्था के दोष क्या होते हैं, संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण। इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध है। उसके अनुसार, इस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र में संसदीय व्यवस्था है और अनुच्छेद 163 और 164 के अनुसार राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली है, मतलब वहाँ भी विधायक विधायिका होती है। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें सरकार के कार्यपालिका और विधायिका अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति में वर्गीकृत होती है। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरी ओर सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। ये हो गया है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। लेकिन राष्ट्रपति शासन व्यवस्था से अपनी संसदीय शासन व्यवस्था भिन्न है। संसदीय सरकार को ही हम कैबिनेट सरकार भी कहते हैं, उसको उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं और सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप भी कहते हैं। अभी इसके कारण भी हम देखेंगे, सरकार को कैबिनेट सरकार क्यों कहा जाता है, उत्तरदायी सरकार क्यों कहा जाता है, या सरकार को वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी क्यों कहा जाता है, इसकी भी हम जानकारी लेते हैं। संसदीय सरकार में कैबिनेट वास्तविक कार्यकारिणी, जिसको वास्तविक कार्यकारिणी बोलते हैं, कैबिनेट मतलब वास्तविक कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जो भी कुछ करेंगे वो संसद के लिए जिम्मेदार रहेंगे और इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है, तब तक इनका कार्यकाल चलता रहेगा। अगर हम बात करेंगे तो संसदीय सरकार को हमने देखे कि कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। यह जो व्यवस्था है वो किन किन देशों में पाई जाती है? ब्रिटेन में है, जापान में है, कनाडा में है, भारत जैसे देशों में प्रचलित है ये। और दूसरी ओर जिसको हम प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट बोलते हैं, वह राष्ट्रपति सरकार वह है, उसको गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। यह अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका जैसे देशों में प्रचलित है। और कैबिनेट व्यवस्था के बारे में आइवर जेनिंग्स, नाम है आइवर जेनिंग्स, इन्होंने कहा है कि संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहने का कारण है क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। पूरी की पूरी जो शक्ति है वो कैबिनेट में ही निहित होती है। और संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कैबिनेट, जिसको हम वास्तविक कार्यकारिणी बोलते हैं, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए। और तीसरी भी हम बात किए थे कि इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। इसका कारण है कि संसदीय व्यवस्था का जो प्रादुर्भाव या संसदीय व्यवस्था की जो शुरुआत जो है, वह शुरुआत ब्रिटिश संसद में हुई थी और उसके उपरांत इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। अभी हम बात करते हैं विगत में ब्रिटिश संविधान एवं राजनीतिक विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री को कैबिनेट से संबंध के संदर्भ में समानता के बीच प्रथम, समानता है उनके बीच जो व्यक्ति है वो है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं वह स्थिति कैबिनेट में बड़ी है। और इस तरह से ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासित सरकार कहने लगे हैं और यही स्थिति भारत के संदर्भ में भी लागू होती है क्योंकि हमने उसी प्रकार की संसदीय शासन प्रणाली स्वीकार की है, लेकिन थोड़ी सी भिन्न है। उसको हम इसी वीडियो में देखेंगे कि वो ब्रिटिश मॉडल और भारतीय मॉडल में क्या फर्क होता है। आगे देखते हैं संसदीय सरकार की विशेषताओं की हम बात करते हैं। इसका थोड़ा सा ये पॉइंट्स है और इन पॉइंट्स पर ही हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहली बात करेंगे हम संसदीय सरकार की विशेषता में नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। नामिक एवं
एवं वास्तविक कार्यपालिका। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति नामिक कार्यपालिका मतलब विधित कार्यकारी है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी है। और इस तरह राष्ट्रपति राज्य का मुखिया नामिक होता है और प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। और यह प्रावधान अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद रहेगी और जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न करने में परामर्श देगी। उसके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा, क्योंकि जो कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका जो परामर्श देगी उस परामर्श को राष्ट्रपति को मानना पड़ता है। दूसरी बात है बहुमत प्राप्त दल का शासन। अभी जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें प्राप्त होती है उसको सरकार बनाने का मौका मिलता है। उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से या सलाह से ही करता है। और जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो दलों को गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह गठबंधन शब्द आता है। ये गठबंधन क्या होता है ये मैं इसी वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। दूसरी बात है सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह ऐसा है कि यह संसदीय सरकार का एक विशिष्ट सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और विशेषकर लोकसभा के प्रति गठबंधन। और ये प्रावधान अनुच्छेद 75 में किया गया है। वे एक टीम की तरह काम करते हैं और साथ साथ रहते हैं। वो सभी जो डिसीजन लेते हैं वो साथ में लेते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व ये जो सिद्धांत है इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। तो ये समझने की कोशिश करें, लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशंस के द्वारा उसको हटा सकते हैं। चौथा है राजनीतिक एकरूपता। सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, ये बात तो स्पष्ट है। और इस तरह की उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है। वो समान विचारधारा वाले लोग ही होते, भले ही वो गठबंधन सरकार होंगी लेकिन उनमें समानता होती है, समान विचारधारा होती है और उनको पालन भी करना पड़ता है। गठबंधन सरकार के मामले में मंत्री सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं, क्योंकि गठबंधन सरकार मतलब अलग अलग विभिन्न दल के सदस्य भी होंगे तो भी उनको उनकी सरकार होने के कारण जो भी निर्णय लिया जाएगा उस पर उनको सहमति बनाना क्रम प्राप्त होता है। पांचवी बात करते हैं दोहरी सदस्यता। मंत्री, विधायिका एवं कार्यपालिका। अभी ये विधायिका और कार्यपालिका क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। विधायिका का मतलब होता है कि जो सभी लोगों द्वारा चुनकर जाते हैं और जो सदस्य बनते हैं उसको हम बोलते हैं विधायिका। और कार्यपालिका मतलब होता है जो मंत्रिपरिषद होती है, कैबिनेट मंत्री वगैरह जो होती है, ये मिनिस्टर्स लोगों की वो कार्यपालिका होते हैं और ये दोनों के सदस्य होते हैं। मतलब मान लीजिए एक MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये MP एक विधायक भी है और साथ साथ में इसको मौका मिलता है मिनिस्टर बनने का। तो इसका मतलब ये है कि ये विधायिका की हिस्सा है और साथ साथ में ये कैबिनेट मतलब क्या कार्यपालिका भी हिस्सा है। ये हो गई दोहरी सदस्यता। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। संविधान व्यवस्था कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है तो उसको 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर वो 6 माह के अंदर किसी भी सदन का अगर सदस्य नहीं बनता है तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है। छठवां है प्रधानमंत्री का नेतृत्व, और यह संसदीय सरकार की एक खास विशेषता है। सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। वह मंत्रिपरिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है और इन क्षमताओं में वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाता है और यही प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। उसके ही नेतृत्व में सरकार चलती है। यह संसदीय सरकार की विशेषता है छठवीं। सातवां विशेषता है निचले सदन का विघटन। अभी संसद के 2 हिस्से होते हैं, संसद के 2 हिस्से होते हैं।
दो सदन होते हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ये दो सदन होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा, संसद यहां लोकसभा है और यहां राज्यसभा है। और संसद के निचले सदन मतलब निचला सदन मतलब क्या है, जो लोअर हाउस है वो है लोकसभा, निचला सदन लोकसभा, और अपर हाउस मतलब राज्यसभा। संसद के निचले सदन को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटन किया जा सकता है, मतलब उसको बर्खास्त किया जाता है। दूसरे शब्द में कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि कार्यकारिणी को संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका को विघटन करने का अधिकार है। तो इस तरह से इसको क्या है, बर्खास्त भी किया जाता है, निचले सदन को बर्खास्त किया जा सकता है। और आठवां है गोपनीयता। खास विशेषता यह है कि मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं। आपने कभी देखे होंगे कि जब भी कभी इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद सरकार बनाने के लिए हर कोई विधायक शपथ लेता है, मंत्री, और अपनी कार्यवाहियों, नीतियों और निर्णयों की सूचना नहीं दे सकते। अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व वे गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति देते हैं। मंत्रियों को शपथ कौन देते हैं, गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति देते हैं। तो ये हो गए संसदीय सरकार की 8 विशेषताएं। हम यह चर्चा करेंगे संसदीय व्यवस्था के गुण क्या होते हैं, मेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पहली बात करते हैं, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है। अभी ये कैसा होता है देखिए, संसदीय व्यवस्था का यह सबसे बड़ा लाभ है कि सरकार के विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग एवं सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। और कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र है। और इसका नतीजा ये होता है कि दोनों अंगों के बीच विवाद के बहुत ही कम अवसर होते हैं, विधायिका और कार्यपालिका, क्योंकि विधायिका में से ही कुछ लोग कार्यपालिका में आते हैं और इसीलिए उनमें एक सामंजस्य रहता है। दूसरी बात है, दूसरा गुण है उत्तरदायी सरकार। और अपने प्रकृति, अपने स्वभाव के अनुरूप संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है, ये बात तय है। मंत्री अपने मूल एवं कार्याधिकार कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो भी कुछ कार्य करेंगे वो संसद के लिए जिम्मेदार होते हैं। संसद मंत्रियों पर विभिन्न तरीकों जैसे प्रश्नकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव जैसे माध्यम से नियंत्रण रखती है और इसीलिए हम इसको बोलते हैं उत्तरदायी सरकार। तीसरा है निरंकुशता का प्रतिषेध, मतलब क्या, निरंकुशता से हम बच सकते हैं ये इस व्यवस्था में। कैसे देखिए, इस व्यवस्था के तहत कार्यकारी एक समूह में निहित रहती है, कार्यकारी न कि एक व्यक्ति में। क्या, कार्यकारी एक समूह में रहती है और कोई एक व्यक्ति नहीं होती, मतलब कार्यकारी मतलब मंत्री परिषद। और यह व्यवस्था कार्यपालिका की निरंकुश प्रकृति पर रोक लगाती है, क्योंकि समूह में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, तो निरंकुश का जो प्रभाव है उस पर रोक लगा देते हैं। कार्यकारी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है और इसीलिए अविश्वास से बचने के लिए उनको अच्छा काम या सकारात्मक कार्य ही करना पड़ता है। चौथा गुण है वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था, ऑप्शनल सरकार भी हो सकती है। जैसे देखिए, सत्तारूढ़ दल के बहुमत खो देने पर राज्य का मुखिया विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति, अगर वर्तमान सरकार अगर बहुमत खो देते हैं और उनको बहुमत नहीं होता है, तो जो राज्य का मुखिया जैसे राष्ट्रपति जो होते हैं वह विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि नए चुनाव के बिना वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है और इसीलिए विपक्ष का नेता जो होता है इसको वैकल्पिक प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, विपक्ष का नेता, क्योंकि अगर वर्तमान सरकार को बहुमत नहीं रहता है, उनको बहुमत कम होता है, तो राष्ट्रपति विपक्ष दल को सरकार बनाने के लिए मौका देते हैं। पांचवा गुण है व्यापक प्रतिनिधित्व। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह से गठित होती है।
उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि मंत्री लोगों का प्रतिनिधि है और इस प्रकार यह संभव है कि सरकार के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। इसमें सभी वर्गों को, जैसे मतलब सभी SC, ST, OBC, ये सभी वर्गों के लोगों को क्या है, प्रतिनिधित्व मिल जाता है। और इस तरह से प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कौन मेजॉरिटी से है, कौन माइनॉरिटी से है, कौन किस समूह से ताल्लुक़ रखता है, और उसी के आधार पर उनको मंत्री विभागों का या कुछ जो विभाग होते हैं उनका बंटवारा किया जाता है। तो ये हो गए संसदीय व्यवस्था के गुण। इसके आगे हम देखेंगे जिस तरह के संसदीय व्यवस्था के गुण होते हैं उसी तरह कुछ दोष भी हो सकते हैं। तो दोष क्या क्या हो सकते हैं उसको हम देखेंगे अभी। संसदीय व्यवस्था के दोष, पहली बात है अस्थिर सरकार। संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती। इसकी कोई गारंटी नहीं कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगा, 5 साल तक चलता रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मंत्री बहुमत की दया पर इस बात के लिए निर्भर रहते हैं कि वे अपने कार्यकाल को नियमित रख सके और एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं मोरारजी देसाई की सरकार, चरण सिंह की सरकार, VP सिंह सरकार, चंद्रशेखर देवेगौड़ा, IK गुजराल जैसे, या अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। ये कुछ उदाहरण है जिसमें अस्थिर सरकार होती थी, क्योंकि वह गठबंधन के सरकार थे, बहुदलीय गठन सरकार होने के कारण वो क्या है, अलग अलग पक्षों के अलग अलग दलों के अलग अलग मत होते हैं और ऐसे समय में अस्थिर सरकार हो सकते हैं। दूसरा दोष है नीतियों की निश्चितता का अभाव। इस व्यवस्था में दीर्घकालिक नीतियां लागू नहीं हो पाती क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन से सरकार की नीतियां परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के हम देखेंगे 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार की कई नीतियों को पलट दिया था। इस तरह से क्या होता है कि नीतियां, एक सरकार की अलग नीतियां रहती है तो दूसरे बाद में जो आने वाली सरकार होती है अलग दल की होती है या अलग विचारधारा की होती है, तो पूर्ववर्ती सरकार की कुछ जो नीतियाँ होती है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे कि आज के ज़माने में, आज के सरकार में मोदी सरकार ने भी कुछ कांग्रेस सरकार ने बनाए गए नीतियों को बहुत सारे बदलाव कर चुके हैं। ऐसे ही कांग्रेस सरकार ने भी 1980 में सत्ता में वापस आने पर किया था। तो इस तरह से क्या होता है कि नीतियों की अनिश्चितता रहती है। तीसरा है मंत्रिमंडल की निरंकुशता होती है। जब सत्तारूढ़ पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है तो कैबिनेट निरंकुश रहती है। वो अपने मनमानी काम करने लगते हैं, अपनी मर्जी से असीमित शक्तियाँ उनको प्राप्त होने के कारण अलग अलग कानून लागू करते हैं और इसीलिए कैबिनेट की तानाशाही भी की शिकायत करते हैं लोग। और ऐसा हुआ है, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का काल है, इसके कुछ उदाहरण दिए गए यहाँ। चौथी बात है शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होते हैं, ये अलग नहीं होते हैं। कैबिनेट, विधायिका और कार्यपालिका दोनों की नेता होती है। जैसे कि इस तरह सरकार की पूरी व्यवस्था शक्तियों को विभाजित करने वाले सिद्धांत के खिलाफ जाती है। पांचवी बात है जो संसदीय व्यवस्था का जो दोष है वो है अकुशल व्यक्ति द्वारा सरकार का संचालन। संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से परिचालित नहीं होती क्योंकि मंत्री अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होते। मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री के पास सीमित विकल्प होते हैं। उसकी पसंद संसद सदस्यों तक प्रतिबंधित रहती है और बाह्य प्रतिभा तक विस्तारित नहीं होती। इसके अतिरिक्त मंत्री अधिकांश समय अपने संसदीय कार्यों, कैबिनेट की बैठकों एवं दलीय गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है कि संसदीय व्यवस्था में कुछ दोष भी पाए जाते हैं। हमारे मन में हमेशा सवाल रहता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था को ही क्यों लागू किया गया है। भारत में संसदीय व्यवस्था को ही या स्वीकार क्यों किया गया है। इसके कारण यह है कि हमने यह व्यवस्था हमारे व्यवस्था से कुछ परिचित है। जैसे कि हम देखते हैं कि संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को इसीलिए भी अपनाया है कि यह भारत में ब्रिटिश शासन काल से ही यहाँ अस्तित्व में थी। ब्रिटिश लोग, जैसे मैंने संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन में ही प्रचलित हुई है और वही लोग हमारे यहाँ राज कर रहे थे। तो इसीलिए हमको परिचित होने के कारण इसको हमने अपनाया है।
और इससे हमारी संवैधानिक परंपरा संसदीय बनी है। इस अनुभव के बाद हमने यह व्यवस्था ली। दूसरा है उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी गई है। जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस ओर इशारा किया था कि लोकतांत्रिक कार्यकारिणी को 2 शर्तों से अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, एक स्थायित्व और दूसरा उत्तरदायित्व। और इसीलिए उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता देने के कारण हमने संसदीय व्यवस्था को स्वीकार की है। तीसरा है विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता। संविधान निर्माता चाहते थे कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव को नकारा जाए या उसको रोका जाए, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति प्रणाली में पाया जाता है। और इसीलिए वे चाहते थे कि ऐसी सरकार बने जो देश के चहुमुखी विकास के लिए अनुकूल हो। और चौथी बात है भारतीय समाज की प्रकृति, भारतीय समाज का स्वभाव। भारत विश्व में सर्वाधिक मिश्रित राज्य एवं सर्वाधिक जटिल समाज वाला देश है और इस तरह संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में विभिन्न वर्ग क्षेत्र के लोगों के हित में बहुत अवसर सुलभ हो सके और राष्ट्रीय भावनाओं को लोगों के बीच बढ़ाते हुए अखंड भारत का निर्माण हो सके। और इसीलिए भारत में संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। तो ये हो गए हैं कुछ कारण। आइए यह एक चित्र समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय संसद का जो स्ट्रक्चर है, जो रचना है, वो किस तरह से होती है। तो यहाँ रही हमारी इंडियन पार्लियामेंट और इसकी जो ओरिजिन है ये है वेस्टमिंस्टर, जो ब्रिटेन की संसद है। ब्रिटेन से जो शुरुआत हुई है वो वेस्टमिंस्टर कहा जाता है। इसी मॉडल पर हमारी पार्लियामेंट हमसे आधारित है। ठीक है, तो इंडियन का सिस्टम में लेजिस्लेचर होती है और ये लेजिस्लेचर इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूशन ब्रांच, जिसको हम विधायिका और कार्यपालिका बोलते हैं। ये विधायिका और ये कार्यपालिका, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और ये लेजिस्लेचर हम बोलते हैं ये बाइकैमेरल होते हैं, मतलब द्विसदनीय होती है। द्विसदनीय मतलब क्या, 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा है और दूसरा लोकसभा है। राज्यसभा को हम वरिष्ठ सभागृह कहते हैं और लोकसभा को हम कनिष्ठ सभागृह बोलते हैं। और यह लोकसभा गवर्नमेंट सरकार के लिए उत्तरदायित्व होते हैं और इसमें सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। दूसरी बात करेंगे हम इंडियन पार्लियामेंट्री, ठीक है, उसका एक प्रेसिडेंट होता है जिसको हम राष्ट्रपति बोलते हैं और वह संपूर्ण देश का प्रमुख होता है। संपूर्ण देश का वह प्रमुख होता है। और इधर हम देखते हैं कि भारतीय संसद एक कार्यपालिका भी होती है जिसमें क्या कौन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और उसके कुछ प्रशासकीय अंग होते हैं। तो ये बनाकर क्या होते हैं कि ये बनती है कार्यपालिका और इसी को हम बोलते हैं सरकार या गवर्नमेंट। और ये कार्यपालिका का जो हेड होता है वह होता है प्रधानमंत्री। तो इस तरह से इस आकृति में हम शॉर्ट में इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का स्ट्रक्चर हम समझ सकते हैं। दोस्तों, इसी पार्ट के साथ हम यही रुकते हैं। इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।